कॉन्ग दी स्कल आइलैंड। कहानी की शुरुआत 1944 में साउथ पैसिफिक में कहीं से होती है, जहां पर हम दो फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि अचानक से क्रैश हो जाते हैं और उन दोनों प्लेन के पायलट अचानक से लड़ने लगते हैं और वे लड़ते लड़ते एक जंगल तक पहुंच जाते हैं और वे लड़ाई ही कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पे एक जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आगे समय वर्ल्ड वॉर 2 का होता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। तो वहीं मोनार्क नाम की एक संस्था एक अलग ही खोज पर लगी हुई थी। वे नई जानकारी के लिए ढेर सारी नई खोज कर रहे थे। अब सन 1973 वॉशिंगटन, जहाँ हम मोनार्क के दो व्यक्ति को देखते हैं, ब्रुक्स और मिस्टर रेंडर को, जो कि उनके एक सीनियर ऑफिसर सेनेटर से मिलने आए हुए थे। वे सेनेटर को साउथ पैसिफिक में मौजूद स्कल आइलैंड के बारे में बताते हैं, जो कि दुनिया के मानचित्र में कहीं नहीं होता है। आगे वे सेनेटर से कहते हैं कि इसका जिक्र से प्राचीन कथाओं में होता आया है, जिसे कि खुद भगवान ने अधूरा छोड़ दिया था और यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ का नामो निशान मिट जाया करता है। लेकिन मिस्टर रेंडा की ये सारी बातें सेनेटर को एक बच्चे की कहानी लगती है और वो उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब मिस्टर रेंडा आगे कहते हैं कि सन 1946 में एक प्रोजेक्ट को वहाँ पे एलियन को ढूंढने के लिए भेजा गया था, जिस पे काफ़ी पैसे भी खर्च किए गए थे। तब ब्रुक सेनेटर से परमिशन मांगते हुए कहता है कि एक मिशन को वहाँ पे भेजा जा रहा है, जिसके साथ वे आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पर संपत्ति, दवाइयाँ और साथ ही कई नई खोज भी कर सकते हैं। और इससे पहले कि रशियन को इस जगह के बारे में पता चले, हम उसका पता पहले लगा सकते हैं। ये सारी बातें सेनेटर को काफ़ी पसंद आती है और वह उन्हें वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। आगे रैंडा सेनेटर से आर्मी के कुछ जवान की मांग करता है, जिसके लिए सेनेटर वियतनाम एयरबेस में कर्नल पैकर्ड को कॉल करता है, जिन्हें अपनी टीम के साथ घर वापस जाने का ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन सेनेटर के ऑर्डर्स आते ही वह अपना जाना कैंसिल कर देते हैं। आगे सेनेटर पैकर्ड को मिशन की सारी जानकारी देता है, जिसके लिए वह उसे धन्यवाद भी करता है। रैंडा को आर्मी के कुछ लोग मिल गए थे, लेकिन उसे अभी भी तलाश एक हंटर ट्रैकर की होती है, क्योंकि जहाँ वे जा रहे होते हैं वहाँ ऐसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है। जिसके लिए वह एक शहर आते हैं और कैप्टन जेम्स के पास पहुंचते हैं, जो कि एक ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस में रह चुका था। वे उससे मिलते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। वे जेम्स को कहते हैं कि उससे उनके साथ एक गुमनाम आइलैंड पर जाना है, जिसके लिए वे उसे अच्छा खासा पैसा भी देते हैं और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह जाने के लिए 5 गुना ज़्यादा पैसा लेता है। आगे वे जेम्स से कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें जेम्स को ही हैंडल करनी होगी, जिसके लिए वे उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। आगे हम वेवर को देखते हैं, जो कि एक एंटी वॉर फोटोग्राफर होती है, जिसे भी वहाँ जाने का कॉल आया हुआ होता है और वेवर उस जगह जाने के लिए बेहद ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अगले दिन दोनों टीम जहाज़ पर होती है, जहाँ उन्हें आगे का सारा प्लान समझाया जाता है। उस रात जेम्स देखता है कि उस जहाज़ में ढेर सारे बॉम्ब्स भी ले जाए जा रहे हैं, जिसका रीज़न उसे पता नहीं होता है। कुछ दिन चलने के बाद उनके सामने एक बेहद बड़ा तूफान होता है और इस तूफान को लेकर दोनों टीम में बहस होने लगती है और बहस के खत्म होते ही पैकर्ड को वहां का सारा चार्ज सौंप दिया जाता है, क्योंकि रैंडा किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह हर हालत में उस आइलैंड की खोज करना चाहता था। पैकर्ड अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है और वहां जाने की तैयारी में लग जाता है। वे अपने सारे हेलीकॉप्टर्स को रेडी करते हैं और तूफान की ओर आगे बढ़ते हैं। पैकर्ड सभी को लीड करता है और सभी का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और वे उस खतरनाक तूफान को पार कर लेते हैं। और उस तूफान को पार करते ही वे उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां रुककर वे वहां की रीडिंग लेने लगते हैं, जिसके लिए वे पूरे जंगल में बमबारी करने लगते हैं। सब सही चल रहा होता है और उन्हें उस जगह की बराबर रीडिंग मिल रही होती है। उन्हें पता चलता है कि वह सारी जगह खोखली है और तभी अचानक उन पर एक जाइंट मॉन्स्टर हमला कर देता है और वह देखते ही देखते कुछ हेलीकॉप्टर्स को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन अभी भी उनके कुछ हेलीकॉप्टर में हथियार मौजूद होते हैं। तब पैकर्ड सभी को ऑर्डर देता है कि वे सभी उसे एक साथ घेर ले और उस पर हमला करें। सभी उसे एक साथ घेर लेते हैं और उस पर लगातार हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन इन हमले से उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है और वह एक के बाद एक सभी हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और पैकर्ड यह सब देखता रहता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता है और इससे उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। इसमें कुछ लोग बच जाते हैं। जेम्स अपने बचे लोगों के साथ नॉर्थ की ओर आगे बढ़ने का फैसला करता है, ताकि वे नदी के सहारे शिप तक वापस पहुंच सके, जिसके लिए उनके पास 3 दिन का समय होता है। तो दूसरी ओर पैकर्ड के साथ भी कुछ लोग बचे होते हैं, जिसमें रैंडा भी शामिल होता है।
वह उसके पास आता है और उससे सब कुछ सच बताने को कहता है, जिसमें रैंडा पैकर्ड को बताता है कि वह मोनार्क एजेंसी से है, जो कि ऐसे ही खतरनाक मॉन्स्टर को ढूंढती है और उन पर शोध करती है, और उसे ये सब पहले से ही पता था और वह इसके सबूत चाहता था ताकि वह इसे मिलिट्री को सौंप सके और उन्हें बता सके कि मॉन्स्टर होते हैं। सालों पहले ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने हजारों लोगों की जान ली थी और एक शिप को भी तबाह किया था। आगे वह पैकर्ड से कहता है कि वह कैसे भी उन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाले, जिस पर पैकर्ड भी अपनी हामी भरता है। सभी लोग उस जाइंट मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी डर चुके थे। जेम्स अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है और वे सभी को अपना सिग्नल भेजते जा रहे थे और वे रास्ते में ही होते हैं। तभी उन्हें एक जाइंट काऊ भी देखने को मिलती है, लेकिन वह उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरी तरफ पैकर्ड भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक जाइंट मकड़ी उन पर हमला कर देती है, जिसे वे मिलकर एक साथ खत्म कर देते हैं। इस तरफ जेम्स अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वह एक खंडर से दिख रही जगह तक पहुंचता है। तभी कुछ लोग अचानक उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहां पे हैंक मॉर्लो नाम का व्यक्ति उनके सामने आता है, जो कि सालों से वहां पे रह रहा होता है, या कहे कि फंसा हुआ होता है, और वह इतने सालों से अपने घर वापसी के इंतजार में था। वह उन्हें आगे बताता है कि वह पहले एक पायलट हुआ करता था। आगे हैंक जेम्स और उनके सभी साथियों को उनके घर तक लेकर जाता है, जहाँ पर जेम्स और उनके सभी साथियों का अच्छे से स्वागत किया जाता है। हैंक आगे उन्हें बताता है कि उन्हें उस जाइंट मॉन्स्टर से कोई खतरा नहीं, क्योंकि खतरा तो उन्हें दूसरे मॉन्स्टर से है। आगे हैंक उन्हें बताता है कि यहाँ के लोग हजारों सालों तक डर डर के जिए थे और अचानक एक दिन एक चमत्कार हुआ, क्योंकि जिससे वे डर रहे थे उसी ने इन्हें बचाया, जो कि इन्हें खा रही थी। और इन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वह जाइंट मॉन्स्टर ही है, जिसे वे कहते हैं कॉन्ग, जो कि यहाँ का राजा है, और वे सभी इसे गॉड मानते हैं और वह किसी को भी परेशान नहीं करता है। आगे वह कहता है कि इस जंगल के ऊपर का राजा कॉन्ग है, तो वही नीचे मॉन्स्टर छिपकलियों का राज है, और तुम्हारे द्वारा गिराए गए बम के कारण वे सब जाग चुकी हैं, इसलिए कॉन्ग अभी भड़का हुआ है। क्योंकि कॉन्ग छोटी छिपकलियों से तो लड़ लेता है, लेकिन बड़ी वाली से नहीं, क्योंकि वह इतना बड़ा अभी नहीं हुआ है। दूसरी ओर पैकर्ड अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। जेम्स हैंक को बताता है कि अगले 3 दिन के बाद नॉर्थ की तरफ एक रिफ्यूलिंग टीम आने वाली है। तब हैंक कहता है कि वे पैदल तो किसी भी हालत में वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और वह उन्हें अपने एक जुगाड़ के पास लेकर जाता है, जिस पर वह सालों से काम कर रहा होता है, और अब वे सभी मिलकर उसे ठीक करने पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ पैकर्ड को चैंपियन की तलाश होती है, क्योंकि उसके पास ढेर सारे वेपन्स होते हैं, जिससे कि वह कॉन्ग को आसानी से मार सकता है। तभी एक छिपकली चैंपियन को खत्म कर देती है। उस रात रैंडा पैकर्ड को समझाने की कई कोशिश करता है कि वह कॉन्ग को मारने के बारे में सोचना बंद कर दे, लेकिन पैकर्ड कहाँ मानने वाला था। उसे अपने साथियों की मौत का बदला चाहिए था, इसलिए वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। अगले दिन जेम्स अपने साथियों के साथ अपने जुगाड़ को शुरू करते हैं, और वह जाते जाते सारे कबीलों को गुड बाय करते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। वे नदी के सहारे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पैकर्ड का मैसेज उन तक आता है और वे पैकर्ड की ओर जाने लगते हैं। तभी कुछ बड़े पक्षी उन पर हमला करते हैं, जिससे कि उनके कुछ साथी मारे जाते हैं, और कुछ समय बाद सभी लोग मिल जाते हैं। तब पैकर्ड कहता है कि उनका एक साथी अभी भी मिसिंग है, जो कि वहाँ से वेस्ट की ओर है, जिसमें हैंक कहता है कि वहाँ जाना मतलब मारे जाना है, लेकिन पैकर्ड किसी की नहीं सुनता है और वह वेस्ट की ओर आगे बढ़ता है। पैकर्ड चैंपियन की तलाश में आगे बढ़ता है। तभी उन्हें रास्ते पर कॉन्ग के पेरेंट्स के कंकाल दिखाई देते हैं, जिससे कि सभी बेहद ज़्यादा डर जाते हैं। हैंक सभी को चेतावनी देता है और आगे जाने के लिए मना करता है, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक छिपकली मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है और वह अकेले ही पैकर्ड के कई सारे लोगों को मार देती है। आगे उन्हें पता चलता है कि चैंपमैन मारा जा चुका है। तभी सब पैकर्ड को समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग उनका असली दुश्मन नहीं है, लेकिन पैकर्ड किसी की नहीं सुनता है और वहाँ से सारे हथियार लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने साथियों को लेकर नदी की ओर वापस आने लगता है। पैकर्ड अपने कुछ लोगों के साथ उस जगह पहुँचता है जहाँ चैंपमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जहाँ पर ढेर सारे हथियार पड़े हुए थे। आगे वह कॉन्ग को बुलाने की तैयारी पर जुट जाता है और बाकी लोग ना चाहते हुए भी उसका साथ देते हैं। वे कॉन्ग को बुलाने के लिए कई सारे बम ब्लास्ट करते हैं, जिसका पता कॉन्ग को चल जाता है और कॉन्ग वहां पर पहुंचता है और पैकर्ड उस पर हमला करता है, जिससे कि वह बेहद ज़्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। वे उसे मारने ही वाले थे।
और कॉन्ग की हालत उस समय काफ़ी ख़राब होती है। तभी जेम्स अपने साथियों के साथ वहाँ वापस आता है ताकि वह कॉन्ग को बचा सके। जेम्स पैकर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि कॉन्ग सिर्फ वहाँ के लोगों की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन वह फिर भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एक बड़ी छिपकली यानी स्कल मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाती है और वह कॉन्ग पर हमला करने लगती है। तभी जेम्स अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है और बड़ी छिपकली उनके पीछे भी पड़ जाती है। वह उन पर हमला करने वाली होती है। तभी कॉन्ग उठता है और वापस आकर उसे रोकता है और उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कॉन्ग वहाँ पर बनाए गए एक जाल पर फंस जाता है और वह छिपकली मॉन्स्टर कॉन्ग पर हावी हो जाती है। तब बाकी लोग छिपकली पर हमला करते हैं और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि कॉन्ग को रिकवर होने का समय मिल जाए। और आगे ऐसा ही होता है। कॉन्ग रिकवर होता है और उठकर वह वापस उस पर हमला करता है और उस स्कल मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और ऐसा करके वह सभी लोगों की जान बचा लेता है, जिसके बाद वे वापस वहाँ से निकल पड़ते हैं और अब सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए थे। आगे रिफ्यूलिंग टीम आती है और उन सभी को वहाँ से वापस लेकर जाती है। हैंक सालों बाद वापस अपने घर पहुँचता है और वह अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है। आगे जेम्स और वेवर को मोनार्क एजेंसी लाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग सिर्फ अकेला जाइंट मॉन्स्टर नहीं बल्कि ऐसे और भी है। और यहीं पे हमारी मूवी समाप्त होती है। कॉन्ग द स्कल आइलैंड।